हेलो एवरीवन, मैं पूजा सुधीर आप लोगों का एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, जैसे हम लोग अभी पढ़ चुके थे जीन पियाजे का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज तक पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोगों ने जीन पियाजे कहाँ के थे ये जाना। फिर हम लोगों ने उनके द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट थे, जैसे आपका स्कीमा था, ठीक है, आपका स्कीम्स था। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था। ठीक है, अडेप्टेशन, आपका एसिमिलेशन, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमने उनकी स्टेजेस के बारे में जाना कि उन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी, और उनकी हम एक स्टेज भी पढ़ चुके थे जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है। तो आज हम लोग उससे आगे का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो जीन पियाजे जी की, हाँ जी, जीन पियाजे जी की जो दूसरी स्टेज है, पहली स्टेज कौन सी थी हमारी, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज थी जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है, जिसमें बच्चा किससे सीखता है, अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ को अगर बताना होता है अपने पेरेंट्स को, मतलब डिपेंडेंट होता है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा है तो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होगा। तो रो करके, हंस करके, और चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करता है, कैसे सीखता है चीज़ों से, अपने मुंह में डाल करके, चीज़ों को पकड़ करके। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है प्राक संक्रियात्मक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, या तो इसे हम प्राक संक्रियात्मक बोल देते हैं या फिर इसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक बोल देते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये आप लोग इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी 2 से 7 वर्ष तक की होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जितनी भी स्टेजेस मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको सीक्वेंस वाइज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। चलिए, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की 2 उप अवस्थाएं होती है। ये जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है पियाजे जी के द्वारा। एक तो है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, जिसे हम लोग प्राक संप्रत्यात्मक अवधि कहते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स विकसित होते हैं। ठीक है, दूसरी है इंट्यूटिव पीरियड यानी अंतर्दर्शी अवधि, जहाँ पर बच्चा क्या सीखता है। जब हम लोग इसे पढ़ेंगे मैं आपको तब बताती हूँ। फिलहाल हम लोग प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कौन सा होता है हम लोग ये जानते हैं। अब ये जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्री कॉन्सेप्चुअल, एक है इंट्यूटिव। तो प्री कॉन्सेप्चुअल जो है ये 2 से 4 वर्ष की होती है, और ये हमारी 4 से 7 वर्ष की। ठीक है, 2 से 7 वर्ष है टोटल। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहली 2 से 4 वर्ष और दूसरी 4 से 7 वर्ष। अब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए जी, जो प्री कॉन्सेप्चुअल हमारा जो पीरियड होता है वो 2 से 4 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। ठीक है, पियाजे के संकेत और चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। मतलब ये जो हमारी प्राक संप्रत्यात्मक जो अवधि है, ठीक है, ये जो हमारी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि है, इसमें क्या है, ये 2 से 4 वर्ष की है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा कि इस वाली अवधि में, इस वाली स्टेज में बच्चे के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट, वस्तुओं का। ठीक है, बच्चे वस्तुओं को समझने लगे हैं, शब्दों को समझने लगे हैं। बाबा, अम्मा, पापा, अब चीज़ें मांगने लगे हैं, मम्मी मुझे खाना दे दो। लाइक इस तरीके से शब्द आने लगे हैं। प्रतिमाओं को यानी इमेजेस जो है वो उनके माइंड में आने लगी हैं। ठीक है, आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगे हैं। ठीक है, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, एक और ये वाली पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पियाजे ने संकेत और चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना है। अब एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक या फिर प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड में किसको अपना महत्वपूर्ण साधन माना है, तो वहां पर आप याद रखिएगा सिंबल्स को। ठीक है, संकेत को, साइंस और सिंबल्स को अपना एक महत्वपूर्ण इस अवस्था का साधन माना है। ठीक है, अब इसकी चिंतन की परिसीमा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो प्राक संक्रियात्मक चिंतन की जो परिसीमा है, मतलब इसकी लिमिटेशन कहाँ है, क्या है, इसमें बच्चा सिर्फ कितनी इसके अंदर बच्चे के अंदर समझ आती है। लिमिटेशन का मतलब कि ये जो अवस्था है 2 से 4 साल तक की, इस या 2 से 7 साल तक की, इसके अंदर बच्चों की लिमिटेड कितनी है, कितना बच्चा सोच सकता है। तो वही चीज़ हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, पहला है हमारा जीववाद, जिसे हम लोग एनिमिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनिमिज्म। जब बच्चे अपने चारों तरफ की चीजों को सजीव मानता है तो वह जीववाद की अवस्था होती है।
इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी लोहे की चीज को हथौड़े से मारते हो तो बच्चा बोलता है कि मत मारो, उसे दर्द हो रहा है। या जब गाड़ी खराब होती है तो बच्चा बोलता है कि गाड़ी बीमार है। बेसिकली ये जो एनिमिज्म है, ये होता क्या है? एनिमिज्म का मतलब होता है कि निर्जीव जो चीजें होती हैं बच्चा उनको भी सजीव मानता है। आप लोगों ने जब अपने आसपास जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा कि जब जैसे लड़कियां होती हैं वो डॉल के साथ में खेलती हैं और अगर वो डॉल गिर जाए तो बच्ची रोने लग जाती है और रोते रोते अपनी मम्मी के पास जाती है उस डॉल को लेकर के कि मम्मा देखो ये मेरी डॉल गिर गई, इसको देखो कितनी चोट आई है, प्लीज़ आप इसको ठीक कर दीजिए, इसको बैंडेज लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि बच्चा अभी जीववाद में है, वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा बच्चे कहते हैं मम्मी चंदा मामा, देखो चंदा मामा हमारे साथ साथ यहाँ तक भी आ गए, नानी के घर तक भी आ गए, ये तो मम्मी हमारे घर पर भी थे और ये नानी के घर पर भी है। मम्मी देखो सूरज चाचू आ गए। तो चंदा को मामा बोलना, सूरज को चाचू बोलना, ये बच्चे के अंदर एक एनिमिज्म की उसको दिखाता है। ठीक है, तो एनिमिज्म आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा एनिमिज्म क्या होता है। जब बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, निर्जीव वस्तुओं में भी समझता है कि इनमें भी जान है, इनको भी चोट लगती है, तो इसी को हम लोग जीववाद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं अहम केंद्रिता। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, सॉरी ईगोसेंट्रिज्म पर थे हम लोग। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? जब बच्चा यह मानना शुरू कर देता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब ठीक है, तो वह अहम केंद्रिता की स्थिति में होता है। इसमें बच्चा अपने ही विचार को सही मानता है। इस अवस्था में बच्चा अपने प्रत्यय या कॉन्सेप्ट की तुलना नहीं कर सकता। वास्तविकता से उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह सब ठीक है। सिंपल सी बात भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो हमारा ईगोसेंट्रिज्म है, ये हमारा होता क्या है, इसे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इसे हम लोग अहम केंद्रिता कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए पूरी स्टेज 2 से 7 वाली ही चल रही है, बट अभी हम लोग 2 से 4 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरी स्टेज हमारी 2 से 7 वाली। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाए, बताइए बच्चों के अंदर ईगो सेंट्रिज्म कौन सी अवस्था में आती है, तो याद रखना 2 से 7 में आती है। अगर इसी में एक और क्वेश्चन पुटअप कर ले कि 2 से 7 में भी किसके अंतर्गत आती है, 2 से 4 वाले में या फिर 4 से 7 में, तो आपको ध्यान रखना ये हमारी 2 से 4 में आती है। ठीक है, जो अभी 2 स्टेजेस हम लोग इसकी सब स्टेजेस पढ़ रहे हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा जो है 2 से 7 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा मैं की स्थिति में होता है। मतलब मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, सब कुछ मेरा है, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ये मेरा घर है, ये मेरी मम्मी है, ये टॉय मेरा है, आपको नहीं दूंगा। देखा होगा ना आपने, 2 से 7 साल तक के बच्चे ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे अभी अहम केंद्रिता में है, वो अभी अपने आप से बाहर नहीं निकले, हर चीज को अपना समझते हैं कि ये सारी चीजें मेरी हैं। इसी को हम लोग अहम केंद्रिता कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीकरण। ठीक है, सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल किसी एक विशेषता पर बल दे, तो ये हमारा केंद्रीकरण कहलाता है। अर्थात एक विशेषता पर पूरा ध्यान केंद्रित करना आपका केंद्रीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत ईजी सा एग्जाम्पल देकर के आपको समझाती हूँ कि ये जो आपका केंद्रीकरण है, ये जो आपका सेंट्रेशन है, ये होता क्या है। देखिए, केंद्रीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रेशन। देखिए आप लोगों ने देखा है कि आजकल लड़के जो होते हैं, वो लड़कियां मतलब शादी की जब उनकी बात होती है तो उनको क्या चाहिए होता है कि लड़की क्या होनी चाहिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए, है ना, लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो एक लड़का एक लड़की को देखने के लिए गया अपने पेरेंट्स के साथ में। तो पेरेंट्स के जो उसके जो लड़की के जो घर वाले थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी बेटी को खाना बनाना नहीं आता और इसे कपड़े धोने भी नहीं आते, तो आपको मेड लगानी पड़ेगी। तो लड़का फटाफट से राजी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ लड़की की सुंदरता पर ध्यान दिया। ठीक है, उसने सिर्फ लड़की की सुंदरता पर ध्यान दिया। तो जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देते हैं,
उसने ये नहीं सोचा कि भाई आज मैं इस सुंदर लड़की से शादी तो कर लूंगा, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो फिर मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, ठीक है, मुझे ही इसे खाना बना करके खिलाना पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स के लिए खाना कौन बनाएगा, ठीक है, मैं ऑफिस से आऊँगा थका हारा तो मेरे लिए खाना बना करके कौन रखेगा। बस इसने तब तो ये सोचा नहीं, बट शादी हो गई तो बाद में पछता रहा है, ये भगवान मैंने तो सिर्फ इसकी सुंदरता देखी। तो इसका मतलब है केंद्रीकरण का कि जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी भी एक ही विशेषता पर अपना फोकस करता है, वो हमारा केंद्रीकरण की स्थिति होती है, ठीक है, वो हमारा केंद्रीकरण कहलाता है। समझ में आया आपको? एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बच्चा है जो आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, सर्दी का मौसम है और आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। मम्मा ने बोला बेटा आइसक्रीम नहीं खानी, आइसक्रीम खाने से आपको जुकाम हो जाएगा, गला खराब होगा, जुकाम हुआ तो फिर आपको बुखार आ जाएगा। लेकिन बच्चा फिर भी जिद कर रहा है, नहीं मुझे तो आइसक्रीम खानी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है। तो उसकी माँ तो इसके सारे एस्पेक्ट्स को देख रही है कि भाई इससे गला खराब होगा, जुकाम होगा, फिर बुखार आ जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, लेकिन बच्चा केवल एक ही विशेषता की तरफ ध्यान दे रहा है। वो कौन सी विशेषता है? उसका टेस्ट, ठीक है। तो जब व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है तो ये हमारा केंद्रीकरण कहलाता है। समझ में आई बात? चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है वो है हमारी अपलटावी, ठीक है, मतलब इस स्टेजेस में कौन कौन सी स्पेशलिटीज आती है, कौन कौन सी आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, कौन कौन सी टर्म आती है। तो अपलटावी मतलब इरिवर्सिबिलिटी। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता, अतः इस अवस्था को हम अपलटावी कहते हैं। अब ये अपलटावी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैं बात करूं अपलटावी, अपलटावी में बच्चा क्या करता है, जैसे मैंने बच्चे को बोला बेटा 1 to 10 तक मुझे काउंटिंग लिख करके दिखाओ, बच्चा बहुत इजीली लिख करके दिखा देगा 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे करके 10 तक। अब मैं बच्चे को बोलूँगी बेटा अब मुझे 10 to 1 तक काउंटिंग लिख करके दिखाओ, तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा इसको पलट नहीं पाएगा, ठीक है, बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है, तो इसे हम लोग अपलटावी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्चा है, ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है, ठीक है, उसे उसे घर से स्कूल जाने का रास्ता तो पता है, लेकिन स्कूल से वापस घर कैसे आना है ये नहीं पता। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि बच्चे के अंदर भैया अभी रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, बच्चे के अंदर अभी इरिवर्सिबिलिटी है, अपलटावी है। वो जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता, ठीक है, उसे अभी कपड़े अपना पैंट खोलना तो आ गया है, बट उसको पहन करके हमें कैसे प्रॉपर हमें उसे उसको कैसे पहनना है वो अभी उसको ढंग से आया नहीं है, ठीक है जी। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड, ठीक है, अभी हमारी 4 से 7 वर्ष वाली चल रही है, यहाँ तक हमारी 2 से 4 वाली थी, याद रखिएगा ये बात। अब 4 से 7 जिसे हम लोग इंट्यूटिव पीरियड बोलते हैं, इस अवधि में बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि संक्रियाएं सीख लेता है। अंतर्दर्शी चिंतन इस प्रकार का ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। मतलब अब जो हम लोग इंट्यूटिव पीरियड की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग अंतर्दर्शी अवधि बोलते हैं, यानी इंट्यूटिव पीरियड जो हमारा 4 से 7 साल का होता है, इसमें बच्चे को गुणा करना, भाग करना, प्लस करना, माइनस करना ये सब तो आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको बोर्ड मास का रूल सिखाओगे, मतलब कैसे उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, भाई जब आप बड़े होते हो तो आप लोगों को इस तरीके से सिखाया जाता है, बोर्ड मास का रूल सिखाया जाता है कि भाई पहले ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, फिर पहले डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सबसे लास्ट में आपको क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बच्चे को ये तो आ जाएगा कि गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, माइनस कैसे करना है, प्लस कैसे करना है, लेकिन वो बोर्ड मास को अभी नहीं समझ पाए। कौन सी स्टेज में? 2 से 7 वाली में, ठीक है। और ये अंतर्दर्शी अवधि जो है ये हमारी 4 से 7 वाली स्टेज कहलाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो 2 से 7 वाली जो हमारी स्टेज है जिसे हम लोग प्री ऑपरेशनल या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है, इसकी जो विशेषता होती है इसमें बच्चा प्रत्यक्षात्मक चिंतन करने लग जाता है, मतलब परसेप्चुअल थॉट आ जाती है,
4 वर्ष के बच्चे की आयु में प्रतीकात्मक और पूर्व धारणात्मक यानी सिंबॉलिक एंड प्री कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग विकसित होने लगती है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का अर्थ होता है अपने दिमाग में ही किसी भी चीज का मानचित्र बना लेना, मतलब माइंड मैपिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। अब मानचित्र, जैसे मैंने बोला कि एक बड़ा सा हाथी था, तो जैसे ही बच्चे ने हाथी का नाम सुना उसके माइंड में एक ऐसा चित्र आने लगा कि बहुत ही विशाल शरीर, उसकी एक लंबी सी सूंड है, 2 बड़े बड़े कान हैं, तो वो अपने माइंड में ही इमेज बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो बच्चा किससे अवगत हो गया कि हाथी का जैसे ही मैंने नाम लिया तो उसके माइंड में एक इमेज तैयार हो जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं परसेप्चुअल थॉट। या फिर बच्चा क्या कर रहा है, हाँ, यहाँ पर क्या पूर्व धारणात्मक चिंतन भी आ जाता है। ठीक है, और अपने माइंड मैपिंग भी करने लग जाता है, मतलब मन में मानचित्र बनाने लग जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि चिंतन में यथार्थता, रियलिज्म इन थिंकिंग। बच्चा अपनी कल्पनाओं और खुद के ही स्वप्नों में खोए रहने वाली योग्यताओं को वास्तविक मानना शुरू कर देता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसके चिंतन में यथार्थता आ जाती है। मतलब अब बच्चा क्या है भाई, 2 से 7 साल का बच्चा है, बहुत ज़्यादा इनको शौक होता है कि मम्मा स्टोरी सुना दो, दादी स्टोरी सुना दो, बाबा स्टोरी सुना दो, है ना। तो वो स्टोरीज जैसे सुनाते हैं कि पता है एक है ना बहुत बड़ा ही राक्षस होता है, या फिर एक बहुत बड़ी बहुत सुंदर सी परी होती है। तो बच्चे को जो हम चीज़ें बताते हैं कि बहुत सुंदर परी होती है, वो सबकी विशेष पूरी करती है, सेंटा क्लॉज होते हैं विशेष पूरी करते हैं, तो बच्चा इस चीज़ को ना एकदम हकीकत समझने लग जाता है। एंड वो ये सोचता है कि हाँ बिल्कुल 25 दिसंबर को सेंटा आएंगे और मुझसे मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर के आएंगे, मेरी विश को भी पूरा करेंगे। तो बच्चे की जो थिंकिंग है उसमें क्या आ जाती है, रियलिज्म आ जाती है। बच्चा जो भी सोचता है उसको वो, जो भी सोचता है या फिर सुनता है उसको वो रियल मानने लग जाता है। ठीक है, वो सोचता है कि ऐसा सच में होता है। तो ये इसकी विशेषता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन और चिंतन में यथार्थता। तो याद रखिएगा ये हमारी कौन सी स्टेज में आती है, तो ये हमारी आती है 2 से 7 वाली स्टेज। ओके, चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज की अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। अब मूर्त संक्रियात्मक का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी मूर्त की बात की जाए तो आप लोग समझ जाइएगा वे चीजें जो हमें नजर आती हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, मूर्त चीजें कहलाती है। ठीक है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं पर चिंतन आरंभ करता है। यहाँ से बच्चे के अंदर लॉजिकल तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है। ठीक है, तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है। अब अगर वो पूछेगा, अब अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन करेगा कि बताइए बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन कब शुरू होता है, तो 7 से 11 वाली स्टेज में। और अगर वो ये कहने लगे अमूर्त तार्किक चिंतन, ठीक है, बच्चा अमूर्त तार्किक चिंतन कर रहा है, तो ये हमारा 11 से 15 की स्टेज में आ जाएगा। मूर्त मूर्त को फॉलो करेगा, अमूर्त अमूर्त को फॉलो करेगा। तो जब पूछे सिर्फ तार्किक 7 से 11, अमूर्त तार्किक 11 से 15 हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। मानसिक संक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि जो भी चीज़ें बच्चा देखता है उस पर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम सामने आई तो उस पर जब वो चिंतन करना शुरू करता है तो उसे हम लोग मानसिक संक्रियाएं करते हैं। वो मानसिक संक्रियाएं करता किसके लिए है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए। ठीक है, परंतु यदि उन वस्तुओं को ना देखकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तौर पर तैयार करके यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो वो उसको हल नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं उसको वो चीज़ दिखाई ना जाए और मैं ओरली उससे कुछ पूछूं, ठीक है, उसने वो चीज़ देखी नहीं है, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि भाई वो तो अभी सिर्फ मूर्त चीज़ों को देख करके, जिन्हें वो देख सकता है छू सकता है, उनको देख करके अभी उसने सोचना प्रारंभ किया है। अभी अमूर्त तक तो वो पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। मूर्त की जब भी बात होगी तो मूर्त वो वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो बच्चा अभी जो थिंकिंग स्टार्ट कर रहा है वो जो उसके सामने चीज़ें हैं जिनको देख सकता है, छू सकता है, उनके बारे में वो तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है 7 से 11 में। चलिए, तो ये जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक सेकेंड रुकिए।
ये जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी अब उप अवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला जो गुण आता है वो पलटावी का होता है। देखिए 2 से 7 में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। अगर आप उसको 1 से 10 तक लिखने के लिए दोगे तो वो लिख लेगा, लेकिन अगर आप उसको 10 से 1 तक लिखने के लिए दोगे तो वो नहीं लिख पाएगा। लेकिन यहाँ पर अब बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो 7 से 11 की एज में आ गया है। अब वो मूर्त चीज़ों को देख करके तार्किक रूप से चिंतन करने लगा है। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब जब बच्चा यह समझता है कि कोई भी संख्या परिवर्तित हो सकती है, परंतु वह वास्तविकता में एक समान रहती है, उसको दूसरे संप्रत्यों में ढाला जा सकता है परंतु उसका मूल्य समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी इज इक्वल टू 4 होता है। अगर मैं इसको a इज इक्वल टू बी माइनस 4 लिख दूँ तो भी तो इसकी वैल्यू वही रहेगी, है ना, तो भी तो इसकी वैल्यू वही रहेगी, तो दोनों की वैल्यू सही रहेगी। मतलब अब बच्चे के अंदर पलटावी आ चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं बच्चे को घर का, ये घर है उसका और ये इसका स्कूल है, तो अगर वो यहाँ से स्कूल जा सकता है तो वो यहाँ से घर वापस भी आ सकता है। ये हमारी होती है पलटावी, जो आती है हमारी 7 से 11 में। अब बच्चा बोर्ड मास के रूल को समझने लगेगा। सिर्फ इतनी सी है हमारी पलटावी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, और एज इट इज ये वाला एग्जाम्पल दे दिया जाता है। कंजर्वेशन होता क्या है? किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। इसमें बच्चा वस्तु के भौतिक आकार, उसकी क्षमता, ऊंचाई आदि के बारे में जान लेता है। देखिए किसी भी वस्तु के रंग में, रूप में, उसके आकार में जो भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो भी परिवर्तन होते हैं, मैं यहाँ पर ढंग से लिख देती हूँ। ठीक है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के रंग, रूप, आकार आदि में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, वे सब बच्चे को भली भांति समझ में आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये मोटा था अब ये पतला हो गया, पहले ये चौड़ा था अब ये थोड़ा फिर से पतला हो गया, ये गोल था अब ये लंबा हो गया, पहले यहाँ पर 4 फूल थे, ठीक है, अब यहाँ पर केवल 2 फूल हैं, ये येलो कलर के फ्लावर्स थे, ये रेड कलर के फ्लावर्स हैं। तो मतलब किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उसके बिहेवियर में भी, यहाँ तक कि अगर वो चीज़ें बच्चा क्या करता है, पहचानने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बहुत ही फेमस वाला ये हमारा एग्जाम्पल है जो एग्जामिनर पूछता है कि एक बच्चे ने समान आकार वाले बीकर में समान स्तर तक पानी डाला तो उसने देखा कि पानी का स्तर समान है। जब उसने एक बीकर का पानी दूसरे पतले बीकर और लंबे बीकर में डाला तो उसने पाया पानी का स्तर बढ़ गया, क्योंकि बीकर का आकार पतला और लंबा है परंतु पानी की मात्रा तो समान ही रहती है। इसको दूसरे तरीके से वो पूछ लेता है कि एक 7 से 11 साल का बच्चा है, ठीक है, तो एक ये गिलास रखा हुआ है और एक ये गिलास रखा हुआ है, ठीक है, तो जो 7 से 11 साल वाला बच्चा है, दोनों की कैपेसिटी 1 लीटर की ही है, इसकी भी और इसकी भी 1 लीटर की इनकी कैपेसिटी है। तो बच्चे से पूछा गया कि बेटा आपको कौन से गिलास में जूस चाहिए, इस वाले में, इस वाले में? तो बच्चे ने कहा कि किसी में भी दे दीजिए, चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों की कैपेसिटी तो एक ही है। लेकिन यही बात अगर हम 2 से 7 साल वाले बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मुझे तो इस वाले गिलास में दीजिए जो बड़ा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ये देखने में बड़ा नज़र आ रहा है और ये छोटा, उसे नहीं पता कि इनकी कैपेसिटी एक ही है। ठीक है, तो 7 से 11 साल वाला बच्चा जो है उसे पता है, उसके अंदर संरक्षण आ चुका है, कंजर्वेशन आ चुका है, वो वस्तु, व्यक्ति के रंग, रूप, आकार या किसी भी चीज़ में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सब चीज़ों को समझने लगा है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं संरक्षण।
चलिए, मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन। अब बच्चा इस अवस्था में केवल सामने रखी हुई वस्तु के ऊपर ही चिंतन करने में समर्थ होता है। ठीक है, इस सामने जो, जैसे मैंने कहा कि नाम से ही मूर्त वस्तु है, तो जो चीज़ें उसे दिखाई देंगी वो उनके ऊपर ही चिंतन कर सकता है। अगर मैं उसे कोई इमेजिनेशन में ऐसे बोल करके अगर मैं उसे कोई क्वेश्चन दूंगी कि मान लीजिए आपके पास 4 ये है और अगर 10-12 और चीज़ें आ जाए, तो वो इतनी जल्दी उनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे दिया है, ठीक है, तो अमूर्त तरीके से अगर आप बच्चे से किसी भी चीज़ पर चिंतन करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आत्म केंद्र अहम केंद्रिता को छोड़ देता है यहाँ पर। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर जैसे 2 से 7 में थी कि सब कुछ मेरा, तो अब इस चीज से वो बाहर आ जाता है, तो आत्म केंद्र की अवस्था जो है वो यहाँ से हट जाती है। अब इस अवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण और समूहीकरण करने लग जाते हैं। अब बच्चा भाई 7 से 11 साल का हो गया है, तो बच्चा वस्तुओं का समूहीकरण, जैसे अगर मैं उसको बोलूँ, बच्चे को बोलूँ कि बेटा जितने भी ये येलो वाले फूल हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं, कुछ येलो कलर के हैं, कुछ इस कलर के हैं, कुछ इस कलर के हैं। तो मैंने बच्चे को बोला बेटा ये जितने भी एक ही कलर के फूल हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे भी मैंने मिक्सअप कर दिया और मैंने यहाँ पर भी कर दिया कि बेटा जो एक जैसे फूल है ना, जो एक जैसे फूल हैं आप उनको एक जगह रखो। तो बच्चा ये पिंक पिंक वाले फूल का अलग से बंच बना देगा, ग्रीन ग्रीन वाले का अलग बंच बना देगा, येलो येलो वाले का अलग बंच बना देगा। तो अब बच्चे को समझ में आने लगा है कि कौन सी चीजें किसके साथ में, वो समूहीकरण करने लगा है। ठीक है, वर्गीकरण करने लगा है। अब जैसी चीजें हैं उनको, उनके आकार को, उनके रंग रूप को देख करके उनको डिवाइड करने लगा है कि भाई ये चीजें इसकी जगह पर आएंगी और ये चीजें इसकी जगह पर आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 7 से 11 में बच्चे के अंदर विकेंद्रण आ जाता है। जब बच्चा किसी भी वस्तु की एक विशेष विशेषता के बारे में ना सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचता है, तो ये हमारा विकेंद्रण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विकेंद्रण क्या होता है। जैसे अभी हम लोगों ने केंद्रीकरण के बारे में पढ़ा था, विकेंद्रीकरण बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक है, विकेंद्रण या फिर विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण इसमें क्या होता है, अब एक लड़का शादी के लिए लड़की देखने के लिए गया। ठीक है, तो उस लड़के ने देखा कि लड़की भाई सुंदर है, लड़की सुंदर है, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ उसकी सुंदरता को नहीं देखा। उसने कहा सुंदर होने से क्या होता है। तो इसने इससे क्वेश्चन पुटअप किया, आपको खाना बनाना आता है? मैं सुबह में ऑफिस बहुत जल्दी जाता हूँ, 7 बजे ऑफिस के लिए मैं निकल जाता हूँ, कि आप मेरे लिए खाना बना दिया करोगी? ठीक है, मेरे पेरेंट्स को इतने टाइम पर उन्हें चाय चाहिए होती है, इतने टाइम पर उनको क्या कहते हैं खाना चाहिए होता है, कि आप बना दोगे? कि आपको कपड़े धोने आते हैं? कि आपको घर संभालना आता है? तो जब एक व्यक्ति किसी भी वस्तु या व्यक्ति के सभी विशेषताओं पर ध्यान देता है, ठीक है, सुंदर तो चाहिए ही, साथ में गुणवान भी होनी चाहिए, चाय बनानी आनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, दाल मखनी भी बनानी आनी चाहिए, शाही पनीर भी बनाना आना चाहिए, कपड़ों को इस्त्री करना भी आना चाहिए, मतलब सारी विशेषताएं देखना है, और हंसमुख भी होनी चाहिए। तो ये सारी अगर आपके अंदर है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो जब एक इंसान किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सभी विशेषताओं पर ध्यान देता है, तो ये आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। और जब केवल कुछ विशेषताओं पर या एक ही विशेषता पर वो ध्यान देता है कि भाई मुझे तो कुछ ना आए, बस मुझे सुंदर चाहिए, तो वो आपका केंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। हम आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आगमनात्मक तर्कना, यानी इंडक्टिव रीजनिंग। ये भी हमारी 7 से 11 में ही आती है। आगमनात्मक का अर्थ होता है उदाहरण को सामने रखते हुए उन पर तार्किक रूप से सोचना। अतः जब बच्चे उदाहरणों के ऊपर आधारित होकर तर्कना लगाते हैं, तो यह आगमनात्मक तर्कना कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि बच्चे को बोला जाए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए उपयोगी है या नहीं, तो बच्चा कहता है हाँ उपयोगी है। तब हम बच्चे से पूछते हैं कि कैसे उपयोगी है, तो वो बच्चा उदाहरण देकर हमें बताता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें वृक्षों का बड़ा योगदान होता है। वही जो चीज़ें वो देख रहा है, जिसके बारे में उसकी समझ है, जिसके बारे में उसे बताया गया है, जिन चीज़ों को छू सकता है, देख सकता है, उनके बारे में वो अब चिंतन करने लग जाता है, लॉजिकली सोचने लग जाता है। तो हमारी इंडक्टिव रीजनिंग क्या कहती है, उन बातों पर आप तर्क कर रहे हो जिनके बारे में, जो आपको नजर आती हैं, जिनके बारे में आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। वस्तुओं के ऊपर तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, लेकिन कब? जब वस्तुएं उसके सामने होती हैं तभी।
वस्तुओं में डिफ्रेंसिएशन करना आ जाता है, ठीक है, जो भी मैंने बताया था कि वर्गीकरण कर रहा है, समूहीकरण कर रहा है। कौन सी स्टेज में भाषा का पूर्णतः विकास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर भाषा का पूर्णतः विकास हो जाता है, तो याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत बच्चे के अंदर भाषा का पूर्णतः विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, संख्या, भार आदि संप्रत्यों पर चिंतन करने लग जाता है, ठीक है। वही बीकर वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कितना चौड़ा बीकर है, एक पतला बीकर है, दोनों की कैपेसिटी है 1 लीटर की। तो 7 से 11 वाले बच्चे से पूछा गया किसमें जूस पियोगे, उसने बोला मुझे तो किसी में भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसकी ये लास्ट स्टेज है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो हमारी 11 से 15 या कहीं कहीं पर सिर्फ 11 वर्ष से ऊपर की स्टेज कही जाती है। अब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं, ज़्यादा टफ नहीं है, 7 से 11 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो जितना भी उच्च थॉट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, हाई डिग्री का जो बच्चा सोचने लगता है, ठीक है, समझ का जब स्थानांतरण करने लग जाए, तो वो हमारा कौन सी हो जाती है, 11 से 15 वाली। उच्च स्तरीय संतुलन, इस अवस्था में किशोर जटिल समस्याओं का तार्किक रूप से हल निकाल लेता है। अब वो अमूर्त चीज़ों पर भी सोचने लगे हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर जो होता है, ठीक है, तो इंजीनियर को जब एक डैम बनाने का काम दिया जाता है, तो वो उसका जो एक ब्लूप्रिंट है ना, अपने माइंड में ही तैयार कर लेता है कि हाँ हाँ भाई ऐसे करके मुझे ऐसे ये डैम बनाना है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लगेंगे और इतने मुझे वर्कर्स चाहिए होंगे। तो अपने माइंड में एक इमेजिनेशन करके एक चित्र बना लेता है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो ये आपका किस में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है। समझ का स्थानांतरण, इस अवस्था में किशोर अपनी समझ या अनुभव को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भी स्थानांतरित कर लेते हैं। लाइक आपको अगर बल्ब लगाना आ गया, तो वही चीज़, वही आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका ट्यूबलाइट लगाने में है, या फिर किसी और चीज़ को लगाने में भी आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता, इस अवस्था में किशोर समस्याओं का समाधान करने के लिए अमूर्त नियमों का प्रयोग करना सीख लेते हैं। इसी वजह से इस अवस्था का नाम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। वही कि चीज़ें सामने नहीं है पर बच्चा फिर भी उसके ऊपर सोच रहा है, उसके ऊपर चिंतन कर रहा है। परिकल्पित या निगमित या निगमनात्मक तर्कना, मतलब इसको सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, जैसे हमने आगमनात्मक में पढ़ा था कि जो चीज़ें सामने होती है, मूर्त चीज़ों के ऊपर जब हम लोग चिंतन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आगमनात्मक तर्कना। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उन पर भी हम लोग तार्किक चिंतन करते हैं, ठीक है। चीज़ें सामने नहीं है लेकिन फिर भी हम उनके बारे में लॉजिकली सोच रहे हैं, जैसे आपके साइंटिस्ट करते हैं, तो वो आपका कहलाता है निगमनात्मक तर्कना या फिर हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। चलिए अब इसकी हम लोग विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि इसकी इस वाली स्टेज की क्या क्या विशेषताएं हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं, इस वाली स्टेज में बच्चे के अंदर स्वतंत्र तार्किक चिंतन करना आ जाता है। अमूर्त चीजें हैं उनके ऊपर भी सोच लेता है बच्चा। काम में क्रमबद्धता आ जाती है। अब बच्चे को पता है कि मुझे बोर्ड मास तो वो पहले ही सीख चुका था, ठीक है। अब और भी जो चीजें हैं वो क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ करने लग जाता है। सामने वस्तु ना होने पर भी तार्किक रूप से सोच पाता है। उद्देश्यपूर्ण सोच पाता है, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, मतलब पिछली वीडियो में, कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ठीक है, कौन सी स्टेज में करता है। तो जो मैंने बॉल वाला एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे के सामने बॉल है, वो उसको पकड़ने के लिए इधर भागता है उधर भागता है, उसको ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहा है, तो वो आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। ये 0 से 2 में आता है। अब उद्देश्यपूर्ण सोचना मतलब लक्ष्य निर्देशित चिंतन की बात हो रही है, ठीक है। तो जब बात आए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की तो आपका 0 से 2 रहेगा, और जब बात की जाए लक्ष्य निर्देशित चिंतन की तो आपका 11 से 15 अवस्था, ठीक है, सॉरी। तो जब बात की जाए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की तो वो आपका 0 से 2 में आ जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर चिंतन तो कर नहीं पाता है भाई। 0 से 2 साल का बच्चा है, वो क्या चिंतन करेगा। लक्ष्य निर्देशित चिंतन मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपको सीटेट के लिए तैयारी करनी है या फिर आप लोग एचटेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग ये सोचोगे कि मुझे किसकी क्लासेस लेनी चाहिए। मुझे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट की क्लासेस लेनी चाहिए, मैं पूजा मैम की क्लासेस लूँ, या फिर खुशी मैम की क्लासेस लूँ, या फिर मतलब किसकी क्लासेस लूँ जिससे कि मैं एचटेट को क्वालिफाई कर जाऊँ। तो ये हमारा कहलाता है कि एक लक्ष्य है हमारा जिसको हमें हासिल करना है, और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चिंतन कर रहे हैं कि किसकी क्लासेस लूँ, कहाँ से पढूं, ताकि या फिर सेल्फ स्टडी करूं जिससे कि मेरा एचटेट अच्छे से क्लियर हो जाए,
ठीक है। अनेक समस्याओं से जूझने की क्षमता का विकास। अब बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई है 11 से 15 साल के बच्चे में कि उसे केवल एक समस्या पर नहीं, वो कई समस्याओं पर एक साथ सोच सकता है। आगमनात्मक स्तर का विकास पूरे तरीके से हो जाता है। ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इनका कुछ शैक्षिक उद्देश्य भी थे। प्याजे ने रचनावादी निर्माणवादी उपागम पर बल दिया। तो हम लोग इसे रचनावादी विकास का सिद्धांत या फिर निर्माणवादी विकास का सिद्धांत भी कह देते हैं। इनके अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं भाई? डिस्कवरी से। जितना मतलब खोज करके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि इन्होंने सामाजिक फैक्टर पर कम ध्यान दिया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि पियाजे ने सबसे कम किस पर ध्यान दिया? तो इन्होंने सोशल इंट्रैक्शन पर सबसे कम ध्यान दिया था। ठीक है। सोशल इंट्रैक्शन पर, सामाजिक अंत्यक्रिया पर इन्होंने ध्यान कम दिया था। इन्होंने कहा था कि इंसान के जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, यानी जो उनका आप वंशानुक्रम बोल सकते हो। ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब उनकी जो बॉडी, उनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे उनकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, 0 से 2 में आया बच्चा जी। अहम केंद्रित वार्ता। अहम केंद्रित वार्ता का मतलब होता है जब बच्चा दूसरों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए स्वयं से ही बड़बड़ाता है या बातें करता है, तो ये जो अहम केंद्रित वार्ता है, ये जो भाषा है, या ये जो वार्ता है, वो अहम केंद्रित वार्ता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी रिश्तेदार के घर पर जाते हो तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं ना, वो खुद से बातें करते हैं। टॉयज लेकर के आ जाएंगे और टॉयज से बातें करने लग जाएंगे खुद से। अरे मैंने तो अभी तक इसको नहलाया भी नहीं है, ओहो अभी तक मैंने इसके लिए ड्रेसेस ही नहीं ली, आज तो इसे पार्टी में जाना है, चलो मैं ना इसके लिए खाना बना देती हूँ क्योंकि अभी इसको स्कूल भी जाना होगा, तो मैं इसको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। तो ये जो वो खुद से जो बातें करते हैं बच्चे, ये अहम केंद्रित वार्ता मानी जाती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चा जो खुद से बातें करता है, जिसे प्याजे जी ने अहम केंद्रित वार्ता कहा है, वो किस लिए करता है? तो वो दूसरों का आकर्षण पाने के लिए, कि दूसरे लोग मुझे देखें। ठीक है। दूसरों को आकर्षण, क्योंकि 2 से 7 साल का बच्चा है, तो इसके अंदर मैं अहम केंद्रिता होती है, ये दूसरों का आकर्षण पाना चाहता है। ठीक है। तो ये हमारी अहम केंद्रित की वार्ता कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमारा प्याजे का चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।